स्वागत है आप सभी का कहानी केंद्र में। अब आप सुनेंगे अमेरिकी साहित्यकार ओ हेनरी की लिखी कहानी जिमी हेस और म्यूरियल। रात का भोजन समाप्त हो चुका था और शिविर में वो सन्नाटा छा गया था जो मकई की भूसी से बने सिगरेटों के बनने के साथ होता है। पानी का गड्ढा अंधेरी धरती से गिरे हुए आसमान के टुकड़े की तरह चमक रहा था। कायोट्स चिल्ला रहे थे। टांगे बंधे टट्टू धीरे धीरे पांव पटक रहे थे जब वे ताजी घास की ओर बढ़ रहे थे। टेक्सास रेंजर्स की फ्रंटियर बटालियन की आधी टुकड़ी को आग के इर्द गिर्द तैनात किया गया था। एक जानी पहचानी आवाज, लकड़ी के रकाबों पर चैपरल के फड़फड़ाने और खरोंचने की आवाज कैंप के ऊपर की घनी झाड़ियों में से आ रही थी। रेंजर्स ने ध्यान से सुना। उन्होंने एक तेज और प्रसन्न स्वर को आश्वस्त ढंग से कहते सुना, तैयार हो जाओ म्यूरियल बूढ़ी लड़की, अब हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं। तुम्हारे लिए ये एक लंबी यात्रा रही है ना? अरे अरे, अब मुझे चूमने की कोशिश करना बंद करो। मेरी गर्दन को इतनी कसकर मत पकड़ो। अगर इस पेंट टट्टू पर हम ठीक से सावधानी से नहीं बैठे तो यह हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। 2 मिनट के इंतजार के बाद थका हुआ पेंट टट्टू अकेले ही कैंप में आ गया। 20 साल का एक दुबला पतला युवक काठी पर आराम कर रहा था। वो जिसे म्यूरियल संबोधित कर रहा था वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। और साथियों, सवार ने प्रसन्नतापूर्वक चिल्लाकर कहा, यह लेफ्टिनेंट मैनिंग के लिए एक पत्र है। वो उतरा, काठी और रस्सी की गांठें खोली और काठी में से टट्टू को बांधने का खूंटा निकाला। जब लेफ्टिनेंट मैनिंग पत्र पढ़ रहे थे तब आने वाला खूंटे के छेदों में जमी सूखी कीचड़ को बड़ी तन्मयता से झाड़ रहा था और अपने ढोने वाले टट्टू की अगली टांगों के प्रति अपना ख्याल होना प्रदर्शित कर रहा था। लड़कों, लेफ्टिनेंट ने रेंजरों की ओर हाथ हिलाते हुए कहा, ये मिस्टर जेम्स हेस हैं। ये कंपनी के नए सदस्य हैं। कैप्टन मैकलिन ने उन्हें एल पैसो से भेजा है। लड़के तुम्हें भोजन कराएंगे हेस, तब तक तुम जल्दी से अपने टट्टू को बांध दो। रेंजरों ने नए रंगरूट का गर्मजोशी से स्वागत किया। फिर भी वे उसे कुछ चतुराई और कुछ अनिश्चय की दशा में देख रहे थे। सीमा पर साथी चुनना एक लड़की द्वारा अपने प्रेमी को चुनने से 10 गुना अधिक सावधानी और विवेक के साथ किया जाता है। कई बार आपका जीवन सड़क चलते आपके घुड़सवार के साहस, निष्ठा, उद्देश्य और शांति पर निर्भर कर सकता है। भरपेट भोजन के पश्चात हेस आग के इर्द गिर्द धूम्रपान कर रहे लोगों में आ बैठा। उसकी वेशभूषा ने उसके वनरक्षक बंधुओं के मस्तिष्क में उठ रहे सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए थे। वे एक ढीले ढाले युवक को देख रहे थे जिसके बाल धूप से झुलसे हुए थे और भूरा चेहरा था जिस पर मुस्कुराहट थी। साथियों, नए रेंजर ने कहा, मैं अपनी एक महिला मित्र से आपका परिचय कराने जा रहा हूं। मैंने कभी किसी को उसको सुंदर कहते नहीं सुना, लेकिन आप सभी मानेंगे कि उसमें कुछ अच्छी बातें हैं। चलो म्यूरियल। उसने अपनी नीली फलालैंड शर्ट का सामने का हिस्सा खोला। उसमें से एक सींग वाला मेंढक रेंगता हुआ निकला। उसकी नुकीली गर्दन के चारों ओर एक चमकदार लाल रिबन बंधा हुआ था। वो रेंगता हुआ अपने मालिक के घुटने तक गया और वहीं निश्चल होकर बैठ गया। ये म्यूरियल है, हेस ने हाथ हिलाकर कहा। इसमें बहुत सारे गुण हैं। ये पलटकर जवाब नहीं देती, ये सदैव घर पर रहती है और ये प्रत्येक रविवार और प्रतिदिन एक ही लाल पोशाक से संतुष्ट रहती है। इस कीटभक्षी को देखो। एक रेंजर हंसते हुए बोला, मैंने सींगों वाले बहुत मेढक देखे हैं, किंतु ऐसे को मैंने आज तक नहीं देखा जिसे कोई अपना साथी बनाकर रखे हो। क्या ये तुम्हें दूसरे लोगों में अलग से पहचान लेता है? इसे वहां ले जाकर देखो, हेस ने कहा। सींग वाले मेढक के नाम से जाना जाने वाला छोटा सा छिपकली हानि रहित है। उसमें प्रागैतिहासिक राक्षसों की तरह घिनौनापन है जिसका वो छोटा वंशज है, लेकिन वो कबूतर से ज्यादा कोमल है। रेंजर ने म्यूरियल को हेस के घुटने से उठाया और कंबल के ढेर की अपनी जगह पर वापस बैठ गया। बंदी उसके हाथ में तेजी से फड़फड़ा रहा था और पंजे मार रहा था। कुछ पल तक पकड़े रहने के पश्चात रेंजर ने इसे जमीन पर छोड़ दिया। अजीब तरह से लेकिन तेजी से मेंढक ने अपने 4 अजीब तरह से हिलते हुए पैरों को तब तक हिलाया जब तक कि वो हेस के पैर के पास नहीं रुक गया। अरे वाह, एक दूसरे रेंजर ने कहा, ये नन्हा बदमाश तो तुम्हें जानता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इन कीड़ों में इतनी पहचान है। जिमी हेस रेंजर कैंप में सबका पसंदीदा बन गया। उसके पास अच्छे स्वभाव का एक अंतहीन भंडार था और एक सौम्य सदाबहार हास्य गुण जो कैंप जीवन के लिए अच्छी तरह से अनुकूल था। वो कभी भी अपने सींग वाले मेढक के बिना नहीं रहता था। सवारी के दौरान उसकी शर्ट की छाती में, कैंप में उसके घुटने या कंधे पर, रात में उसके कंबल के नीचे बदसूरत छोटा जानवर उसे कभी नहीं छोड़ता था।
जिमी वैसा हंसोड़ था जैसे दक्षिण और पश्चिम के ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं। हंसी के मौलिक ढंगों को खोजने अथवा चतुराईपूर्ण बातों के अभ्यास से उसने एक हास्यास्पद तरीका ढूंढ निकाला था और बड़े सम्मान के साथ इससे चिपका हुआ था। जिमी को अपने पास ऐसी चीज रखना बड़ा दिलचस्प लगा जिससे वो अपने मित्रों का दिल बहला सके। वो था एक सींग वाला पालतू मेढक जिसकी गर्दन के इर्द गिर्द लाल फीता था। चूंकि ये एक अच्छा विचार था तो क्यों ना इसे हमेशा के लिए अपना लिया जाए। जिमी और मेढक के बीच मौजूद भावनाओं को ठीक से निर्धारित नहीं किया जा सकता। सींग वाले मेढक की स्थायी स्नेह की क्षमता एक ऐसा विषय है जिस पर हमने कोई संगोष्ठी नहीं की है। जिमी की भावनाओं का अनुमान लगाना ज्यादा आसान है। म्यूरियल उसकी बुद्धि का सबसे बड़ा स्रोत थी और इस तरह वो उससे प्यार करता था। म्यूरियल उसके लिए बेशकीमती वस्तु थी। वो उसके लिए मक्खियां पकड़ता था और उसे अचानक आने वाली उत्तरी हवाओं से बचाता था। यद्यपि उसकी देखभाल में आधा स्वार्थ था और जब समय आया तो म्यूरियल ने इसका 1000 गुना चुका दिया। जिमी हेस ने अपने साथियों के साथ एक बार में ही पूर्ण भाईचारा हासिल नहीं किया। वे उसकी सादगी और विनोद प्रियता के लिए उससे प्यार करते थे, लेकिन उसके ऊपर एक बड़ी तलवार लटकी हुई थी जो निर्णय लेने में बाधा बन सकती थी। शिविर में मौज मस्ती करना रेंजर्स के जीवन का एकमात्र हिस्सा नहीं है। घोड़े चोरों का पीछा करना होता है, हताश अपराधियों को पकड़ना होता है, बहादुरों से लड़ना होता है, डाकुओं को चैपरल से बाहर निकालना होता है। जिमी एक मामूली चरवाहा रहा था। वो कहता वो युद्ध में रेंजरों के तौर तरीकों में अनुभवहीन था। अतः रेंजर्स सोचते कि आग लगने पर वो क्या करेगा, क्योंकि बता दें कि प्रत्येक रेंजर समूह का सम्मान और गौरव इसके सदस्यों की निजी वीरता है। 2 महीने तक सीमा पर शांति रही। रेंजर्स शिविर में सुस्त सुस्त रहे और फिर सीमा के जंग खाए हुए रक्षकों को खुशी देते हुए सेबेस्टियानो साल्डर, एक प्रसिद्ध मैक्सिकन बदमाश और मवेशी चोर, अपने गिरोह के साथ रियो ग्रांडे को पार कर गया और टेक्सास की तरफ बर्बादी शुरू कर दी। ऐसे संकेत थे कि जिमी हेस को जल्दी ही अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा। रेंजर्स ने तत्परता से गश्त की, लेकिन साल्डर्स के आदमी अच्छे घुड़सवार थे और उन्हें पकड़ना मुश्किल था। एक शाम सूर्यास्त के समय रेंजर्स लंबी सवारी के बाद रात के खाने के लिए रुके। उनके टट्टू काठी पहने हुए हांफते हुए खड़े थे। लोग भोजन गर्म कर रहे थे और कॉफी उबाल रहे थे कि अचानक झाड़ियों में से सेबेस्टियानो साल्दार और उसके गिरोह ने ऊंचे स्वर में चीखते हुए चमचमाते हथियारों के साथ उन पर हमला कर दिया। ये आश्चर्य की बात थी। रेंजर्स क्रोध में चिल्लाए और अपनी विंचेस्टरों से उलझ गए, किंतु आक्रमण साफ मैक्सिकी ढंग का था। शानदार प्रदर्शन के बाद हमलावर नदी के नीचे चिल्लाते हुए भाग गए। रेंजर्स ने सवार होकर पीछा किया, लेकिन 2 मील से भी कम समय में थके हुए टट्टुओं ने इतनी मेहनत की कि लेफ्टिनेंट मैनिंग ने पीछा छोड़ने और शिविर में लौटने का आदेश दिया। फिर पता चला कि जिमी हेस गायब है। किसी को याद आया कि जब हमला शुरू हुआ था तो उसे अपने टट्टू के लिए भागते हुए देखा गया था, लेकिन तब से उसे किसी ने नहीं देखा। सुबह हो गई लेकिन जिमी नहीं मिला। उन्होंने आसपास के इलाके में खोजबीन की, इस सिद्धांत पर कि वो मारा गया है या घायल हो गया है, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर उन्होंने साल्दार के गिरोह का पीछा किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो गायब हो गया है। मैनिंग ने निष्कर्ष निकाला कि चालाक मैक्सिकन अपनी नाटकीय विदाई के बाद नदी को फिर से पार कर गया था और वास्तव में उसके द्वारा आगे कोई लूटपाट की सूचना नहीं मिली। इससे रेंजरों को अपनी पीड़ा सहने का समय मिल गया। जैसा कि कहा गया है, कंपनी का गौरव और सम्मान उसके सदस्यों की व्यक्तिगत बहादुरी है, और अब उन्हें विश्वास हो गया कि जिमी हेस मैक्सिकन गोलियों की तड़तड़ाहट से कायर हो गया था और भाग निकला था। कोई और निष्कर्ष था ही नहीं। बक डेविस ने बताया कि जिमी को अपने घोड़े की ओर भागते हुए देखने के बाद साल्दार के गिरोह ने एक भी गोली नहीं चलाई। उसे गोली लगने का कोई सवाल ही नहीं था। नहीं, वो अपनी पहली लड़ाई से भाग गया था, क्योंकि उसे पता था कि उसके साथियों की अवमानना का सामना करना कई राइफलों की नोक से भी बदतर होगा। अतः फ्रंटियर बटालियन उदास थी। ये उन पर पहला कलंक था। सेवा के इतिहास में पहले कभी किसी रेंजर ने कायरता नहीं दिखाई थी। वे सभी जिमी हेस को पसंद करते थे और इससे ये और भी बदतर हो गया। दिन, सप्ताह और महीने बीतते गए और अभी भी शिविर के ऊपर अविस्मरणीय कायरता का वो छोटा सा बादल मंडरा रहा था। लगभग 1 साल बाद, कई शिविरों और सैकड़ों मील की सुरक्षा और बचाव के बाद, लेफ्टिनेंट मैनिंग को लगभग उसी टुकड़ी के साथ नदी पर अपने पुराने शिविर से कुछ मील नीचे ही एक जगह पर भेजा गया, ताकि वहां कुछ तस्करी की रोकथाम की जा सके। एक दोपहर जब वे घोड़ों पर सवार घने जंगल से गुजर रहे थे, वे दलदली और घास भरी भूमि के एक टुकड़े के पास पहुंचे।
वहां पर उन्होंने एक साफ दुखांत दृश्य देखा। एक विशाल गड्ढे में 3 मैक्सिकनों के कंकाल पड़े थे। उन्हें सिर्फ वस्त्रों से ही पहचाना जा सकता था। उनमें सबसे विशाल आकृति वाला कभी सेबेस्तियो साल्दार रहा था। उसकी शानदार पोशाक जिस पर सोने का काम था। पूरे रियो ग्रांड में प्रसिद्ध उसका हैट 3 गोलियों से छलनी पड़ा था। गड्ढे की चोटी पर मैक्सिकन लोगों के जंग लगे विंचेस्टर पड़े हुए थे। सभी एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे। रेंजर्स उस दिशा में 50 गज तक आगे बढ़े। वहां एक छोटे गड्ढे में उन तीनों की ओर अब भी अपनी राइफल ताने एक और कंकाल पड़ा था। ये विनाश की लड़ाई थी। अकेले रक्षक की पहचान करने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके वस्त्र ऐसे लग रहे थे जैसे किसी पशुपालक अथवा चरवाहे ने पहने होते हैं। किसी चरवाहे को? मैनिंग बोला। उन्होंने अकेला पकड़ लिया? अच्छा लड़का था। वे उसे पकड़ते उससे पहले ये जमकर लड़ता रहा। इसीलिए हमें डॉन सेबेस्तियानो की कोई खबर नहीं मिली। और तभी मृत व्यक्ति के मौसम की मार खाए चिथड़ों के नीचे से एक सींग वाला मेंढक रेंगता हुआ निकला, जिसकी गर्दन के इर्द गिर्द एक बदरंग लाल फीता बंधा था। वो बहुत पहले शांत हो गए अपने मालिक के कंधे पर बैठ गया। खामोशी से उसने युवा तेज तर्रार पेंट टट्टू की कहानी सुनाई। कैसे वे उस दिन मैक्सिकन हमलावरों का पीछा करते हुए अपने साथियों से आगे निकल गए थे और कैसे वो लड़का कंपनी की इज्जत को बनाए रखते हुए नीचे उतरा था। रेंजर्स की टुकड़ी करीब आ गई और एक साथ उनके होठों से एक जंगली चीख निकली। ये चीख एक साथ एक शोक गीत, एक माफी, एक समाधि लेख और एक विजय गीत थी। आप कह सकते हैं कि मैदान जंग में गिर चुके एक साथी के शव पर एक विचित्र मृत्युपरांत शांति गान था। यदि जिमी हेस इसे सुन सकता तो वो समझ जाता।